Hello everyone, this side is Komal and we are going to do hyperconjugation in this video. Okay, let us start the topic hyperconjugation. Hyperconjugation is basically the complete transfer of sigma electron of carbon hydrogen sigma bond toward positive charge. That means carbocation, free radical or alkene. कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉन्जुगेशन में जाएगा, जो sp2 हाइब्रिडाइज साथ वाला जो कार्बन होगा उसके साथ किस तरह से जाएगा वो भी हमें देखना है. ओके, फर्स्टली राइट द डेफिनेशन. कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ complete transfer of electron of carbon hydrogen sigma bond towards pi bond or positive charge, towards pi bond or positive charge or free electron मतलब क्या है इसका. देखो, मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया एक कार्बन, यहाँ पे ये इसके साथ अटैच्ड हाइड्रोजन है एंड दिस इज ऑल्सो द कार्बन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन अटैच्ड है. ओके, let us say this is positively charged. Okay, the hybridization of this positively charged carbon is sp2 hybridized and hybridization of this carbon is sp3 hybridized. Okay, and this is the sigma bond, this is also sigma bond, sigma bond, sigma bond. Okay, this is sigma bond, sigma bond. तो ये जो कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड के ये जो इलेक्ट्रॉन है जो मैंने हाईलाइट करे हैं येलो कलर से, दैट दिस complete transfer of electron of carbon hydrogen sigma bond toward positive charge और free electron और pi bond is known as hyperconjugation. मतलब फिर भी देखते हैं हम. देखो, ये जो कार्बन के बीच में बॉन्ड है, दिस इज द सिग्मा बॉन्ड ना, जिसको अभी मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया. अब ये जो सिग्मा बॉन्ड है, हमें पता है सिग्मा बॉन्ड के राउंड क्या होता है, फ्री रोटेशन होता है. तो ये बॉन्ड ऐसे ऐसे करके फ्रीली रोटेट करेगी. तो ये जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन. तो इस कार्बन हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है इस पॉजिटिवली चार्ज के साथ, ये जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है इसके साथ कोई, जब ये ऐसे फ्री रोटेट कर रही है तो कोई एक टाइम तो ऐसा होगा ना कि जब इस कार्बन हाइड्रोजन के जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है इसके साथ वो कॉन्जुगेशन में जाए. कोई भी एक ऐसा मोमेंट होगा जब ये ऐसे फ्री रोटेट करेगा, किसी भी एक मोमेंट पे इस कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके साथ कॉन्जुगेशन में जाएंगे. दैट मीन्स कंप्लीट ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन का, उसी को ही हाइपर कॉन्जुगेशन कहा जाता है. ओके, तो आपको पता है इस sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, ये एंगल कितने का होगा 120 का यहाँ पर, और यहाँ पे कितने का होगा 109 का. ओके, तो ये जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ जो कार्बन है जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए नेसेसरी कंडीशन यही होता है कि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ वाला जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है उस कार्बन को हमेशा कहा जाएगा अल्फा कार्बन. क्या कहेंगे, उस कार्बन को हमेशा बोलेंगे अल्फा कार्बन. एंड हाइड्रोजन अटैच टू दैट अल्फा कार्बन इज नोन एज अल्फा हाइड्रोजन. ओके, तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन आर देयर. ओके, कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है. ओके, तो हमेशा नेसेसरी कंडीशन हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए क्या हुआ कि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होना चाहिए. मैंने आपको क्या बोला कि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, मैंने डेफिनेशन में क्या चीज लिखी है कि पॉजिटिव चार्ज के साथ भी हो सकता है. पॉजिटिव चार्ज होगा sp2 हाइब्रिडाइज हो गया, पाई बॉन्ड के साथ भी हो सकता है या फ्री इलेक्ट्रॉन के केस में भी हो सकता है. तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है दैट अल्फा कार्बन, जिसके ऊपर कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेंगे. कैसे करेंगे, ये कार्बन हाइड्रोजन के जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेंगे, इसके साथ कंप्लीट ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन का, दैट इज नोन एज हाइपर कॉन्जुगेशन. तो करके देखते हैं हम. देखो यहाँ पे ये देखो, हमने लिया
एक एग्जाम्पल लिया, यही एग्जाम्पल जो हमने करा है इस यहीं से स्टार्ट करेंगे. ओके, दिस इज द CH3, दिस इज द CH3, CH3, और ये साथ में sp2 हाइब्रिडाइज जो कार्बन है, इसके साथ में ये जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है CH2 प्लस, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, एंड दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन. ओके, तो ये सिग्मा बॉन्ड, दिस इज सिग्मा बॉन्ड, दिस इज सिग्मा बॉन्ड. ओके, तो ये क्या करते हैं इस तरह से, देखो यहां से देखो, ये क्या करेंगे इस तरह से कॉन्जुगेशन में जाएंगे, कंप्लीट ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन का. तो HC, यहां मैंने लिखा H, यहां क्या लिखा H प्लस, ये क्या आया डबल बॉन्ड CH2. ओके, ये H प्लस इस तरह से लगा हुआ है, इसीलिए ना हम इसको यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन को बोला जाता है नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं. हाइपर कॉन्जुगेशन को और क्या कहते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं. तो यहाँ पर कितने, इस अल्फा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो एक एक करके तीनों के तीनों जाएंगे यहाँ पर. तो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स देखना कितने बनेंगे. ओके, ये देखिए हमने इस हाइड्रोजन के साथ किया. नाउ विल डू इट फ्रॉम दिस हाइड्रोजन, H प्लस CH, ये जो ये वाले इलेक्ट्रॉन है दैट इज पार्टिसिपेट, दैट विल बी पार्टिसिपेटेड हेयर. ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये कार्बन हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है ये पार्टिसिपेट करेगा, और इसी तरह से नीचे वाला करेगा. ओके, तो ये एक स्ट्रक्चर बन गया हमारा. दिस इज डबल बॉन्ड CH2, तो बताया ना कि कंप्लीट ट्रांसफर हुआ इलेक्ट्रॉन का. और एक और हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बना हमारा इसी तरह से, ये वाला. ओके, दिस इज डबल बॉन्ड CH2. कितने अल्फा कार्बन है इसके ऊपर, अल्फा कार्बन एक, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन आर देयर. तो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, नंबर ऑफ हाइपर conjugating structures is equals to number of alpha hydrogen plus 1. कितने होंगे, कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1 हमेशा. अब +1 क्यों किया मैंने यहाँ पे, क्योंकि ये जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है इसको भी हम हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर में काउंट करेंगे. तो टोटल कितने होंगे आपके पास हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, कितने होंगे आपके पास, number of hyper conjugating structures is equals to number of alpha hydrogen plus 1. ओके, कितने हुए यहाँ पर टोटल हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, कितने हुए 4. ये देखो आपके सामने बनाए हुए हैं, फर्स्ट स्ट्रक्चर, दिस इज द सेकेंड वन, दिस इज थर्ड, एंड दिस इज फोर्थ. तो टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1. ओके ओके, तो अब इसी तरह से जिस तरह से हमने कार्बोकेटायन में किया है उसी तरह से हम करेंगे एल्कीन के अंदर, उसी तरह से फ्री रेडिकल में होगा. ओके, लो एग्जाम्पल हमने लिया CH3, ठीक है, यहाँ पे लिया CH डबल बॉन्ड CH2. कंडीशन क्या बताई थी मैंने आपको कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड के साथ वाला जो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, दैट कार्बन इज नोन एज अल्फा कार्बन, हाइड्रोजन अटैच टू दैट अल्फा कार्बन इज नोन एज अल्फा हाइड्रोजन. कितने हाइड्रोजन हुए यहाँ पे, 3 अल्फा हाइड्रोजन. तो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने बनेंगे यहाँ पे, सेम 4 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, 4 हाइपर कॉन्जुगेटिंग structures. Okay, similarly in the case of free radical, CH2 double bond CH, this is, just a minute, we'll do in the case of free radical, CH3 CH2, this is the radical. ये कार्बन क्या है, फ्री रेडिकल. तो इसके साथ जो कार्बन अटैच है अल्फा कार्बन, फिर से कितने हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन. तो कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, 4 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स आते हैं. ठीक है,
तो अब क्वेश्चन ये आता है कि कार्बा एनायन के केस में हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। लेट अस थिंक कि इसके केस में, कार्बा एनायन के केस में हम लोग हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आपको ये सोचना है। ओके, तो कार्बा एनायन के केस में हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे या नहीं बनेंगे। कंडीशन क्या थी कि sp3 sp2 हाइब्रिडाइज के साथ वाला जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, ठीक है, उस अल्फा कार्बन पे देखते हैं ना हम लोग। तो अब यहाँ देखो ना, कार्बा एनायन का केस ड्रॉ करो। यहाँ हमने एग्जाम्पल लिया CH3 CH2 माइनस। अब ये तो नहीं है, ये दिस इज द sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, और अगर आप करके भी देखोगे तो हो ही नहीं पाएगा। किस तरह से करेंगे, यहाँ देखो, ये जो CH2 माइनस, ये कार्बा एनायन है, ये जो कार्बा एनायन है आपके पास, ये यहाँ पर कोई भी H इफेक्ट शो नहीं होगा, नो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। क्यों शो नहीं होगा, देखो आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो, किस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करोगे। ये ऑलरेडी इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ही नहीं होगा। तो किस केस में देखने को मिलता है हाइपर कॉन्जुगेशन, एल्कीन के केस में, फ्री रेडिकल के केस में, कार्बोकेटायन के केस में। यानी sp3 के साथ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो होगा, उसके साथ जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, उस पे आपने अल्फा हाइड्रोजन चेक करने हैं। ओके ओके, तो कार्बोकेटायन में, फ्री रेडिकल में, एल्कीन्स में, but not in the case of कार्बा एनायन, it will not show hyperconjugation effect because octet is complete here. Okay, now write it down, applications of H effect. Applications of H effect. Okay, अब आपने सोचना है क्या आंसर लगेगा इस क्वेश्चन का। ओके, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जस्ट अ मिनट, एक एग्जांपल ले लेते हैं। CH3 CH3, this is also third butyl carbocation, this is the third butyl carbocation. Okay, this is also the carbocation, this is 3 degree carbocation, this one is 2 degree carbocation, this one is 1 degree carbocation, and this is methyl carbocation. Okay, firstly we'll discuss in the case of carbocation. ओके, ठीक है। अगर आप इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंगली आप क्या आंसर दोगे इसका, कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, ये ज़्यादा स्टेबल होगा। 3 डिग्री कार्बोकेटायन आप बोलोगे ज़्यादा, ये इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आप बोलेंगे जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उतनी ज़्यादा कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, तो प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग आपने देखा, प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग, चलो यहाँ पे भी चल जाएगी चीज़ें, लेकिन और एग्जाम्पल्स देखेंगे वहाँ पे कैसे हमें ये देखना है कि हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेट करेगा इंडक्टिव इफेक्ट पे। ओके, यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे तो सेम चीज़ है, यहाँ हो जाएगा सॉल्व। कितने हैं यहाँ पर, 9 अल्फा हाइड्रोजन आर देयर। यहाँ कितने हुए, 6 अल्फा हाइड्रोजन्स, एंड इन दिस 3 अल्फा हाइड्रोजन आर देयर। This is no alpha hydrogen, no alpha hydrogen. 9 alpha hydrogen, 10 hyperconjugating structures, 7 are hyperconjugating structure, and this is 4 hyperconjugating structures. Okay, तो जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। हम लोग जो यहाँ पर ऑर्डर लिख रहे हैं, दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन, दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर of carbocation. Okay, this is the stability order of carbocation. So stability is directly proportional to the number of hyperconjugating structure, or you can say number of alpha hydrogen. Stability is directly proportional to number of
अल्फा हाइड्रोजन। जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, उतनी ज़्यादा ही स्टेबिलिटी होगी। ओके, तो यहाँ देखो आपके अकॉर्डिंग क्या आएगा यहाँ पे, 9 अल्फा हाइड्रोजन, तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट सबसे ज़्यादा इसमें लगेगा, मतलब हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा इसमें होंगे, तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी। ओके, तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा इसकी हो गई। ओके, चलो एक और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। दिस इज द मैक्सिमम स्टेबल। ओके, सिमिलरली इन द केस ऑफ फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल के केस में डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी ऑर्डर इन केस ऑफ फ्री रेडिकल। यू कैन राइट इट हियर, स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल, ऑफ फ्री रेडिकल। ओके, this is the radical CH2, this is the radical here, and this is, let us think about it, आंसर क्या होगा यहाँ पे, सोचो। फ्री रेडिकल के साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन, हाइड्रोजन अटैच टू दैम इज अल्फा हाइड्रोजन, मार्क इट हियर, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, दिस इज ऑल्सो अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, दिस वन इज अल्फा कार्बन। हाइड्रोजन देखें यहाँ पर कितने हैं, दिस इज हाइड्रोजन 2 and 2 4 and 2 6, 6 alpha hydrogens are there. No, this is all the 7. ये होगा, ये नहीं होगा। ओके, sp अल्फा कार्बन देखना है ना, यहाँ पे वैसे हाइड्रोजन है, आपको मैंने मार्क कर दिया। ओके, तो कितने हुए यहाँ पे, यहाँ पे मैंने CH2 लिख दिया एक, तो आप इसको CH3 करो। नाउ देयर आर 7 अल्फा हाइड्रोजन। ओके, कितने हो गए यहाँ पे, 7 अल्फा हाइड्रोजन आर देयर, 3 and 2 5, I'll highlight it, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अल्फा हाइड्रोजन आर देयर। ओके, यहाँ देखो कितने हैं, ये रहा आपके पास अल्फा कार्बन, 2 हाइड्रोजन आर देयर एंड दीज 2 आर इन दिस कार्बन। कितने हो गए यहाँ पे, कितने हो गए यहाँ पे, 4 अल्फा हाइड्रोजन, एंड यहाँ पर कितने हुए, 1 अल्फा हाइड्रोजन। तो स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, तो किसकी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, इसकी। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर कुछ इस तरह से रहेगा। ओके, तो स्टेबिलिटी हमने पहले केस में कार्बोकेटायन के केस में डिस्कस कर दी, एंड दिस वन इज द स्टेबिलिटी इन केस ऑफ फ्री रेडिकल। नाउ वी विल डिस्कस द स्टेबिलिटी ऑर्डर इन केस ऑफ एल्कीन। एल्कीन के केस में डिस्कस करेंगे। ओके, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, स्टेबिलिटी ऑर्डर in case of alkene, in case of alkene। ओके, एल्कीन के केस में देखते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल लिया मैंने, ये CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, तो ये और इसके साथ हमने डिस्कस किया इसको CH2 डबल बॉन्ड CH2। ओके, तो यहाँ पे आपके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो मैंने यहाँ लिखा राइट में नो अल्फा हाइड्रोजन। और यहाँ पे ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इसके साथ वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, दैट इज अल्फा कार्बन, 3 अल्फा हाइड्रोजन आर देयर, 3 अल्फा हाइड्रोजन। ओके, तो स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो किसकी हुई, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हुई। ओके, अब अगर हम लोग ये एग्जाम्पल लें तो सोचना है किसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। एक मिनट, ओके, आई राइट इट हियर,
ओके, आपने ये देखो, ये लिया हमने C डबल बॉन्ड C, CH3, CH3, and this is CH3, and this is CH3. ओके, A ले लो, A, B में हमने लिया C डबल बॉन्ड C, CH3, CH3, this is H, and this is CH3. This is the B structure. C, इनके C डबल बॉन्ड C, CH3, CH3, H, H. D structure, C डबल बॉन्ड C, ये हुआ यहाँ पे CH3, दिस इज CH3, H, और यहाँ पे क्या हुआ H. E structure, C डबल बॉन्ड C, CH3, CH3, H, and H. Okay, F is CH3 double bond C, H, H, and H. इसको अरेंज करना है इन ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी. ओके, पहले आप वीडियो पॉज करो, सोचो इसको कैसे हम अरेंज करेंगे स्टेबिलिटी ऑर्डर में, उसके बाद देखना कि आपका आंसर सही है. ठीक है, तो अब देखो, हमने मार्क करा है यहाँ पे अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन. कितने अल्फा हाइड्रोजन हुए? 3, 6, 9 एंड 12 अल्फा हाइड्रोजन आर देयर. ओके, अल्फा, अल्फा कार्बन, 9 अल्फा हाइड्रोजन आर देयर in B. Alpha carbon, 6 alpha hydrogens are there, and in this case also alpha carbon, 6 alpha hydrogen are there, and alpha carbon, 6 alpha hydrogens, and in this only 3 alpha hydrogen. तो इतना सबको पता लग गया होगा कि A is greater than B, देन C, D एंड E में कंफ्यूजन है और F सबसे लास्ट में आएगा. ठीक है, पर बात करते हैं हम लोग C, D और E में, तीनों में 6 अल्फा हाइड्रोजन है, फिर किसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी. ओके, तो फाइनल ऑर्डर इज, जो फाइनल ऑर्डर होगा आपका स्टेबिलिटी का, वो देखते हैं. आपका जो फाइनल स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा, A इज ग्रेटर देन B, उसके बाद ये C, देन आपका है C के बाद D, देन E एंड देन F. ठीक है, A सबको पता लगा 12 अल्फा हाइड्रोजन, B 9 अल्फा हाइड्रोजन, C, D, E में कंफ्यूजन होगा, F सबसे लास्ट में गया बिकॉज इट हैज 3 अल्फा हाइड्रोजन. C, D और E में तीनों के पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है. ओके, बट इधर देखो, ये जो C वाला स्ट्रक्चर है, इसमें एक ही कार्बन पे 2 CH3 है. इस जो ये स्ट्रक्चर है आपके पास, जो D स्ट्रक्चर है आपके पास, वो आपके पास कुछ ट्रांस स्ट्रक्चर है. मिनट, ये जो D स्ट्रक्चर है आपके पास, एक सेकेंड, हमने जो ये D स्ट्रक्चर लिया है, हाँ, ये जो D स्ट्रक्चर है आपके पास, इस यहाँ पर भी आपके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पे आपके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है. ओके, इस D वाले स्ट्रक्चर में ये ट्रांस मैनर में अटैच्ड है और इस E स्ट्रक्चर में ये सिस मैनर में अटैच्ड है. और यहाँ जो ये C जो स्ट्रक्चर है, इसको बोलेंगे कि ये जेमिनल है. जब एक ही कार्बन पे 2 ग्रुप अटैच्ड है, वी कॉल्ड इट इज एज जेमिनल. ओके, तो अब C, D और E में से हम सोचते हैं कि मैंने लिखा कि C की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है D और E में. ट्रांस और सिस में सबको समझ में आता है कि ट्रांस की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है सिस से, पर क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि यहाँ पर ये जो 2 ग्रुप्स हैं, दोनों के दोनों सेम साइड पर हैं, तो स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, वॉन्डरवाल रिपल्शंस होंगी, तो सिस की स्टेबिलिटी हमेशा कम होती है ट्रांस से.
हमेशा ट्रांस की स्टेबिलिटी होगी जो सिस से हमेशा क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि सिस में जो दोनों ग्रुप्स हैं वो सेम साइड पे हैं, तो वॉन्डरवाल रिपल्शन होगा इन दोनों के दोनों ग्रुप में, वॉन्डरवाल रिपल्शन होगा, जिसकी वजह से ट्रांस की स्टेबिलिटी हमेशा क्या होती है, ज्यादा होती है सिस से। ओके, और अनदर रीजन इज स्टेरिक हिंड्रेंस। तो D इज ग्रेटर देन E, वो समझ में आ गया हमें, D जो है वो E से क्या है, ज्यादा है, बिकॉज ट्रांस की जो स्टेबिलिटी होती है वो E से क्या होगी, ज्यादा होगी। तो हमारा जो ये आंसर था उसमें हम प्रॉब्लम में फंसे हैं कि C की स्टेबिलिटी D से ज्यादा कैसे है। ट्रांस और सिस में समझ में आता है कि ट्रांस की स्टेबिलिटी ज्यादा है सिस से। अब C और D तभी समझ में आएगा अगर आपको हाइपर कॉन्जुगेशन जो अभी हमने ड्रॉ करना सीखा है, आप वो एक बार हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करो C और D के, तभी समझ में आएगा। हमने C स्ट्रक्चर क्या बनाया था, जेमिनल। आई ड्रॉ इट अगेन। दिस इज द स्ट्रक्चर, C डबल बॉन्ड C, यहाँ हुआ CH3, ये है CH3, जस्ट अ मिनट, H दिस इज द CH3, दिस इज जैमिनल। और जैमिनल में और ट्रांस में हमें देखना था, क्योंकि ट्रांस और सिस में हमें समझ में आ गया कि ट्रांस की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है सिस से। जैमिनल और ट्रांस में मैंने आपको बोला कि जैमिनल की ज़्यादा होगी, क्वेश्चन ये था। पर ये कैसे, यहाँ देखो, हमने इस स्ट्रक्चर के जैमिनल स्ट्रक्चर का हाइपर कॉन्जुगेशन ड्रॉ करते हैं और यहाँ से इसका ड्रॉ करते हैं। ओके, देखो ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा है, यहाँ से आपने ये अल्फा हाइड्रोजन लिया, मैं इसको एक स्ट्रक्चर को यहाँ से खोल देती हूँ, इसको हाइड्रोजन को CH H एंड H एंड दिस इज अल्फा कार्बन। तो ये कैसे जाएगा, ये ऐसे कॉन्जुगेशन में जाएगा, इस तरह से जाएगा। तो CH2 माइनस, यहाँ पे आया C, इस तरह से आया डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ क्या आया CH3। ओके, और यहाँ पे अगर आपने किया, ये जो स्ट्रक्चर था, ये कार्बन आयन बना, और ये इधर से देखो आपने ये जो स्ट्रक्चर लिया, इसको हम ओपन कर देते हैं इसी तरह से कुछ, CH H और ये H। ओके, और यहाँ पे ये पीछे H प्लस तो है ही, इतना समझ में आता है हमें। ओके, तो ये C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे क्या है CH3, ये क्या है यहाँ H, दिस इज एक सेकेंड, हम हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ कर रहे हैं, ये इस तरह से होगा कुछ, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा नेगेटिव साइन, इस कार्बन पे आएगा हमारा नेगेटिव साइन, और डबल बॉन्ड बन जाएगा इसके बीच में, डबल बॉन्ड CH2, और ये क्या हो जाएगा H। ओके, अब यहाँ से देखो ये कार्बन आयन कितने डिग्री है, ये 1 डिग्री कार्बन आयन है। ये जो माइनस का साइन है, ये जो जिस कार्बन पे माइनस का साइन है वो एक ही कार्बन से अटैच है, 1 डिग्री कार्बन आयन, एंड दिस इज 2 डिग्री कार्बन आयन। कौन सा कार्बन आयन ज़्यादा स्टेबल होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी? प्राइमरी कार्बन आयन जो 1 डिग्री कार्बन आयन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों होता है? क्योंकि इधर से इसका प्लस आई इफेक्ट भी तो लग रहा है। प्लस आई इफेक्ट की वजह से कार्बन आयन की स्टेबिलिटी कम होती है, प्लस आई इफेक्ट की वजह से कार्बन आयन की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। तो इसी वजह से हमारा ये जो ट्रांस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कम होगी और जैमिनल स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। इसी वजह से ये जो ट्रांस वाला है ये स्टेबिलिटी ऑर्डर में पीछे गया था, और ये जो जैमिनल वाला है ये जो स्टेबिलिटी ऑर्डर में क्या गया था, आगे गया था। यही रीज़न है क्योंकि यहाँ पे 2 डिग्री कार्बन आयन बन रहा है और यहाँ पे कितना लग रहा है, 1 डिग्री कार्बन आयन, और प्लस आई इफेक्ट की वजह से कार्बन आयन की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज। तो ओवरऑल ऑर्डर जो हमारा स्टेबिलिटी का था इसके केस में, एल्कीन्स के केस में, वो क्या था, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले कहा था जिसमें 12 अल्फा हाइड्रोजन है, देन 9 अल्फा हाइड्रोजन, देन उसके बाद ये क्या था, 9 अल्फा हाइड्रोजन थे, उसके बाद 6 अल्फा हाइड्रोजन में आपके पास क्या गया था, सबसे पहले जैमिनल वाला,
उसके बाद डी और ई में कौन था, ट्रांस की स्टेबिलिटी, डी वाला क्या था, ट्रांस की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है सिस से, क्योंकि सिस में क्या होगा, आपके पास दोनों सेम ग्रुप सेम साइड है तो स्टेरिक हिंड्रेंस और वॉन डेर वाल रिपल्शंस होती हैं, तो डी स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी ई से, और सी वाला, सी और डी में से हमने रीजन समझ लिया। तो ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर कुछ इस तरह से रहेगा। तो यही पूरा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है जो हमने एल्कीन्स के केस में डिस्कस किया, कार्बोकेटाइन के केस में, एंड ऑल्सो इन केस ऑफ फ्री रेडिकल। ओके ओके, थैंक यू सो मच।